हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? और आज सैटरडे है एंड हाफ डे का डे है। मैंने भी कैजुअल पहना है, तो मेरे लिए सैटरडे है, बट आप लोगों के लिए हाफ डे नहीं है। आप लोगों को वैसे ही पढ़ना है जैसे अभी आप पढ़ते आ रहे हैं। हमें रोज पढ़ना पड़ेगा। और तो पढ़ते टाइम कभी कभी ऐसा कोई कुछ कुछ डेज ऐसे आते होंगे जब आपको लगता होगा कि नहीं यार, आज पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो उस दिन मैं आपको बोलूंगा कि उस दिन आप जबरदस्ती मत पढ़ना। उस दिन आप क्या करोगे, तो उस दिन आप वो चीज करो जो आपको पसंद है, आपकी जो हॉबी है। गिटार बजाओ, डांस करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो थोड़ी देर, और उसके बाद वापस से पढ़ने बैठो। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती पढ़ोगे तो ना तो पढ़ाई होगी और ना तो आपका कुछ अच्छा होगा। तो इसीलिए जब आपको होता है ऐसा, 3-4 दिन में एक दिन ऐसा आता ही है कि जब पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है, तो उस दिन थोड़ा सा ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, कितने लोग आ गए हैं? 27 अराउंड आ गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। हम लोगों ने कल चार्ज ऑफ जीएसटी स्टार्ट किया था। और गुड मॉर्निंग श्रेया। और चार्ज ऑफ जीएसटी हमारा आधा हो गया था। हमने क्या पढ़ा था कल? तो सबसे पहले हमने एक बार रिवाइज कर लेते 2 मिनट। हमने सेक्शन 1 पढ़ा था, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट का। सेक्शन 1 क्या बोलता है? एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये कहाँ पे लगेगा? पूरे इंडिया लगेगा, इंडिया में लगेगा, ऑल ओवर इंडिया। अगर आपको मैं नोट्स में याद दिलाऊं तो ये रहा आपका सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 क्या बोलता है? ऑल ओवर इंडिया लगेगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया मतलब क्या? इंडिया मतलब आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया जो डेफिनेशन दे रखी है वो। देन टेरिटोरियल वाटर्स, तो अगर आप पानी में हैं तो उसमें भी लगेगा जीएसटी। उस केस में भी तो कहाँ तक लगता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक लगता है। देन अगर आप हवा में कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एयर में, वाइल यू आर इन एयरप्लेन, और एनी हाउ अगर आप जो बलून होता है उसमें जाके भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो भी आप जीएसटी से नहीं बच सकते। वहां पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर हमने देखा था चार्जिंग सेक्शंस। तो चार्जिंग सेक्शंस कौन कौन से थे? 9(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट और 5(1) ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये थोड़ा लैग कर रहा है, स्टिल मैनेजेबल, ठीक है। देन हमने दोनों सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन देखा था। जो आईजीएसटी एक्ट है वो इंटरस्टेट सप्लाईज पे लगेगा, और जो सीजीएसटी एक्ट है वो लगेगा आपका इंट्रास्टेट सप्लाईज पे। दोनों में टैक्सेबल इवेंट क्या रहेगा आपका? सप्लाई। स्पेसिफिकली दोनों में क्या एक्सक्लूडेड है? अल्कोहलिक लिकर, मैक्सिमम रेट 2040। वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन करेंगे? सेक्शन 15 से। टैक्स पे किसको करना है? सप्लायर टैक्स पे करेगा नॉर्मली, तो टैक्सेबल पर्सन। फिर हमने देखा था इंटरस्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं। तो इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? जब आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई किया है ऑफ गुड्स, या फिर आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, तो भी आपका इंटरस्टेट होगा। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कब होगी? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब प्लेस ऑफ सप्लायर एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लायर दूसरे स्टेट में है। सेम अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी तो उसको भी इंटरस्टेट बोलेंगे। और 3 चीजें इंटरस्टेट में और इंक्लूड होगी। एक्सपोर्ट, आपने जब भी एक्सपोर्ट किया वो हमेशा इंटरस्टेट होगा। एसईजेड को सप्लाई किया तो भी इंटरस्टेट होगा। और अगर इन ऊपर वाले क्लॉजेस में या फिर इंट्रास्टेट में कभी क्लासिफाई नहीं हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन समझ नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो वो भी इंटरस्टेट होगा। देन एसईजेड क्या होता है वो हमने देखा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देन इंट्रास्टेट सप्लाई, सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इंट्रास्टेट क्या होता है? जब आपने गुड्स या सर्विसेज दी है, कब? सप्लायर सेम स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेम स्टेट में है। एक्सेप्शंस क्या है इसके? अगर आपने एसईजेड को दिया है तो वो हमेशा इंटरस्टेट होगा। इंपोर्ट किया है तो भी हमेशा क्या होगा? वो इंटरस्टेट। और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अगर कुछ आपने सप्लाई किया है तो वो भी क्या होगा? इंटरस्टेट। देन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया की बात करी थी। ये आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स होता है। अगर आपने यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर आ रहा है, तो आप क्या मानोगे कि वो कहाँ पर है? जो नियरेस्ट स्टेट है वहां पर मानेंगे कि ये पॉइंट वहां पर है, पानी में नहीं है।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करी थी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या बोला था गवर्नमेंट ने, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कब से जीएसटी में आएंगे, जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगा। देन हमने देखा था कॉस्ट पेट्रोलियम सप्लाई था क्या, नहीं, कॉस्ट पेट्रोलियम सप्लाई नहीं था। देन रिवर्स चार्ज पे आए थे, और रिवर्स चार्ज में मेनली हमने 9 सर्विसेज कल पढ़ी थी जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है। फर्स्ट थी हमारी जीटीए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जीटीए में आपको देखना है तो आपको सिर्फ ये चार्ट रेफर करना है और कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर सिर्फ एक ही केस है जब जीटीए में रिवर्स चार्ज लगेगा, कब, जीटीए 5% पे उसने ऑप्ट किया है और स्पेसिफिक पर्सन ने सप्लाई रिसीव किया है, तभी आरसीएम लगेगा, अदरवाइज किसी भी केस में आरसीएम नहीं लगेगा। और वो स्पेसिफिक पर्सन कौन थे, फैक्ट्री हो गई, सोसाइटी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी ने भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सब हो गए। देन अगर आपने एडवोकेट से कोई सर्विसेज ली है, एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट, ध्यान रखना लॉयर नहीं है, एडवोकेट होना चाहिए, एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट। किसने सर्विस ली है, अगर बिजनेस एंटिटी ने ली है तो रिवर्स चार्ज, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज ली है, बिजनेस एंटिटी ने ली है तो भी रिवर्स चार्ज, अगर किसी तीनों में से किसी भी गवर्नमेंट से ली है, एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी जो एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जो पोस्ट की सर्विसेज है वो लिए, कुरियर वुरियर, या फिर आपने सर्विसेज लिए एयरक्राफ्ट और वेसल की पोर्ट में या एयरपोर्ट पे, या फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स जो हमारी इंडियन रेलवेज वाली है वो ली है। इसके अलावा अगर कोई सर्विसेज ली है, किसने ली है, बिजनेस एंटिटी ने, तो बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। देन हमने देखा था सेकेंड जो ग्रुप था वो था बॉडी कॉर्पोरेट्स का। अगर आपने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ली है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने किसी भी पर्सन से, तो उस पर रिवर्स चार्ज आएगा। अगर डायरेक्टर को आपने कुछ सिटिंग फीस दी है, डायरेक्टर में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता है और वो कहाँ चला जाएगा ट्रांजेक्शन, वो आपका शेड्यूल 3 में चला जाएगा। इन सप्लाई वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और अगर आपकी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स पे करना पड़ेगा। देन अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है तो उस केस में आपको ये वाला चार्ट देखना है। सिर्फ एक केस है जिस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए, जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, उसने 5% लिया हो, उसने 12% का रेट नहीं चूज किया हो, और जिसको वो दे रहा है सर्विसेज, सर्विस रेसिपिएंट, वो आपका क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट, उसी केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। बाकी सारे केस में आपको टैक्स पे नहीं करना है। जो आपका प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वही टैक्स पे करेगा, और यदि अगर उसका टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड है रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड उससे कम है तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑलराइट, देन हमने देखा था रजिस्टर्ड पर्सन वाला सिनेरियो कि उस केस में क्या होगा, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है किसी भी आपके गवर्नमेंट से रेंट पे, तो उसको रेंट पे करोगे तो आपको टैक्स पे करना है, या फिर अगर आपने सिक्योरिटी सर्विसेज ली है तो उस केस में भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से ली है तो उस केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है। अब हम अदर्स वाले सेक्शन पे आ गए हैं, यहाँ पे दूसरी सर्विसेज है जो कि रिवर्स चार्ज पर है, हम वो आज डिस्कस करने वाले हैं। अगेन एक और चीज, आज का सेशन थोड़ा एक्सटेंड होगा 15 से 20 मिनट, एग्जैक्टली 12 बजे एंड नहीं होगा, क्योंकि हमको आज रिवर्स चार्ज भी पढ़ना है, देन कॉम्पोजिशन भी है, और कॉम्पोजिशन इंस्टीट्यूट्स का फेवरेट टॉपिक होता है, उसमें से क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए आज हम थोड़ा अच्छे से करेंगे और थोड़ा सा एक्सटेंड होगा सेशन। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि 12 बजे हम लोग फ्री हो जाएंगे, 12:15 भी हो सकती है, 12:20 तक भी हो सकती है। तो लेट स्टार्ट। सप्लाई सर्विसेज दी है किसी ने भी, अगर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब ये क्या होता है, डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये क्या होता है, तो ये मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई दिल्ली कहीं मेट्रो में रहते तो आपको बिल्कुल पता होगा, ये बिल्डिंग है, राइट। अब ये जब बिल्डिंग है ये किसको बिलोंग करती है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिलोंग करती है, जो भी उसके बिल्डिंग्स है सब लोग मेंबर्स मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अब ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, फॉर एग्जांपल ये बनी थी 1970s में, अब ये गिरने की कगार पे है।
तो कोई डेवलपर डेवलपर आएगा, एक डेवलपर जिसको बिल्डर भी बोलते हैं, या फिर इस केस में जीएसटी की लैंग्वेज में प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर क्या बोलेगा कि आप ये बिल्डिंग का, इस जगह का डेवलपमेंट राइट मुझे दे दो। मैं इस बिल्डिंग में अभी फॉर एग्जांपल 5 फ्लोर्स हैं और 100 तो ज्यादा हो गए, 10 फ्लैट्स है टोटल। ऑल राइट, तो 5 फ्लोर्स हैं और ये हो गया आपका एक और फ्लोर, 5 फ्लोर है और 10 फ्लैट्स है। ये डेवलपर इन लोगों के पास गया, इन्होंने बोला कि आपकी बिल्डिंग टूटने वाली है, गिरने वाली है, मैं आपको नए फ्लैट्स बना के दूंगा। अब बिल्डर ये फ्री में करेगा काम? नहीं, बिल्डर क्या बोलेगा कि ये अभी 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, मैं इसे 10 फ्लोर की बना दूंगा और आपको जो 10 फ्लैट्स है, नए फ्लैट्स फ्री में दे दूंगा, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और ये जो 10 फ्लोर में एक्स्ट्रा जो 10 फ्लैट्स बनेंगे, ये मैं बेचूंगा और उससे मैं पैसे कमाऊंगा। तो ये अरेंजमेंट होता है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। अब इसमें ये दिस इज काइंड ऑफ बार्टर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने बिल्डर को क्या दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बिल्डर को क्या दिया है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिया है, ट्रांसफर किया है डेवलपमेंट राइट जो बिल्डर है उसको, और बिल्डर इन टर्न उसको क्या दे रहा है, आपको सर्विसेज दे रहा है। तो वैसा अब इस केस में ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये हो सकता है रजिस्टर्ड नहीं हो, तो इसलिए इस केस में जो रिवर्स चार्ज पे लाइबिलिटी है वो किसको आएगी, वो आती है प्रमोटर को। तो जो बिल्डर है उसे पे करना है। या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है कि अगर पूरी बिल्डिंग डिमोलिश नहीं करनी है, वैसी की वैसी ही रहेगी बिल्डिंग, सिर्फ उसी के ऊपर 5 फ्लोर और बना देंगे। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स मतलब यही होता है कि आपको आपके पास परमिशन है ऊपर बनाने की, वो आपने किसको दे दी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने वो किसको दे दी है, बिल्डर को दे दी। तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा रिवर्स चार्ज पे, प्रमोटर या बिल्डर। सेम वे में अगर कोई लैंड है जिसकी लीज किसी भी पर्सन ने एक प्रमोटर बिल्डर को दी है, तो उस केस में जो टैक्स पे करेगा वो प्रमोटर या बिल्डर करेगा। जिसने दी है लॉन्ग टर्म लीज वो पे नहीं करेगा फॉरवर्ड चार्ज पे। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि लॉन्ग टर्म लीज मतलब क्या, 50 ईयर्स या मोर, 50 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए वो। देन इंश्योरेंस एजेंट्स, अब यहाँ पे 2-3 एजेंट्स की बात होगी। फर्स्ट है इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट आपने सुना होगा, LIC एजेंट्स होते हैं बहुत सारे लोग, वो सब छोटे छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं। उस केस में वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए उनको कमीशन मिलता है। कमीशन के लिए इंश्योरेंस एजेंट्स को टैक्स पे नहीं करना है। जीएसटी कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज पे करेगी। वैसे ही रिकवरी एजेंट्स होते हैं। रिकवरी एजेंट्स मतलब क्या, वसूली भाई। बैंक्स और जो एनबीएफसी होती है वो जब पैसा रिकवर नहीं होता है तो रिकवरी एजेंट्स अपॉइंट करते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं पेमेंट जो भी डिफॉल्टर्स हैं उनसे। तो वो लोग भी छोटे छोटे लोग होते हैं, गुंडे भाई लोग होते हैं, और उनको टैक्स के रिजीम में लाना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस केस में टैक्स पे रिवर्स चार्ज पे कौन करेगा, तो बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जिसने भी अपॉइंट किया है। अब ये जो एंट्रीज है 14 और 15 पहले सेम ही एंट्री थी, अभी अलग हुई है। दिस इज अमेंडमेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट ऑथर वाली। तो पहले क्या था यहाँ पे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ऑथर। ये ऑथर जो वर्ड है ये भी पहले यहीं पे था, बट अब यहाँ से हटा के इसको सेपरेट एंट्री बना दी है। क्यों बनाई है मैं बताता हूँ। तो इस केस में अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बढ़िया म्यूजिक कंपोज करते हो या फिर आप बहुत बढ़िया फोटोग्राफ्स खींचते हो, तो आप क्या करोगे, वो फोटोग्राफ यूज करने की परमिशन एक प्रोड्यूसर को दे दोगे। प्रोड्यूसर उसको यूज करेगा अपनी फिल्म में या फिर कहीं पर भी, तो उसके लिए वो आपको क्या देगा, रॉयल्टी देगा। तो आपने क्या दिया उसको, कॉपीराइट दिया कि आप मेरा फोटो यूज कर सकते हो, वो आपको क्या देगा, रॉयल्टी देगा उसके अगेंस्ट। तो उस केस में आपको टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स पे कौन करेगा, वो जो प्रोड्यूसर है वो, या फिर अगर आपने म्यूजिक कंपोज करके दिया है किसी कंपनी को, तो वो जो म्यूजिक कंपनी है, जैसे टी सीरीज, आपने बहुत बढ़िया सा एक एल्बम बनाया और आपने टी सीरीज को बेच दिया, उसका कॉपीराइट कि आप इसको यूज करो। अब टी सीरीज कैसे पैसे कमाएगा, तो टी सीरीज आजकल पैसे, पहले तो सीडीज बिकती थी, आजकल तो सीडीज नहीं बिकती, तो वो कैसे कमाते पैसे, वो इन सब को, ये जो एप्स है, आप गाना.com और ये सब सुनते हैं ना, तो इसमें जो गाना.com है उसको कोई भी सॉन्ग लेने के लिए उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है, किसको, जो प्रोड्यूसर है उसका। तो आप कौन हो, आप म्यूजिक कंपोजर हो, आपने म्यूजिक कंपोज करके टी सीरीज को दिया, टी सीरीज वो देगा किसको,
ये सब एप्स और इन सब से उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, यूट्यूब से उनका रेवेन्यू जनरेट होगा और वो आपको क्या देंगे, रॉयल्टी। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें टैक्स आप पे करोगे क्या, नहीं, उसमें जो म्यूजिक कंपनी है वो बड़ी कंपनी है, टी सीरीज ये सब टिप्स बड़ी कंपनीज है, ये सब रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगी। सेम ऐसा ऑथर में भी है, अगर आपने कोई बुक लिखी है, आप पब्लिशर के पास गए, आपने बोला कि मेरी बुक पब्लिश कर दो, मुझे रॉयल्टी देना उसके अगेंस्ट, तो आपके पास एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, पहले ऑप्शन नहीं था ऑथर के केस में, नया एंट्री इसलिए बनाया क्योंकि गवर्नमेंट को अब लगने लगे कि जो ऑथर्स हैं वो लोग भी बड़े लोग होते हैं और वो खुद भी टैक्स पे कर सकते हैं। तो ऑथर के पास एक ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हो रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज में पे करना, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो ही उस केस में पब्लिशर पे करेगा। तो आपको एक तो बताना है कि हाँ आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और आपको इनवॉइस पे भी लिखना पड़ेगा कि हाँ टैक्स मैंने पे कर दिया है, आप नहीं पे करोगे तो चलेगा वैसा। तो ये आपके क्या हो गए, ऑथर और जो भी आर्टिस्टिक रिलेटेड चीजें हैं वो सब। देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई। ओवरसीइंग कमिटी क्या होती है, तो अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल गवर्नमेंट और आरबीआई की बहुत यू कैन से डिस्प्यूट चलते रहते थे। मिस्टर उर्जित पटेल का आपको ध्यान हो तो उन्होंने तो रिजाइन भी कर दिया था, जो गवर्नर थे आरबीआई के। तो उस टाइम क्या होता था, गवर्नमेंट कुछ बोलती थी, आरबीआई उनकी मानती नहीं थी, या फिर उल्टा भी होता था, कभी कभी आरबीआई कुछ गवर्नमेंट को बोलता था, गवर्नमेंट मानती नहीं थी। तो गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया, गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हारे ऑपरेशन सही नहीं चल रहे हैं, हमें एक ओवरसी कमिटी बिठानी है जो कि तुम्हारे जो ऑपरेशन है आरबीआई के ऑपरेशन वो ओवरसी करेगी, उसको पेमेंट भी तुम ही करोगे, आरबीआई को बोल दिया। तो आरबीआई ने बोला ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बोला तो करना पड़ेगा। तो पहले 2 मेंबर की कमेटी थी, अभी 5 मेंबर की कमेटी हो गई है। और उस केस में अगर उन कमेटी मेंबर्स को कुछ पेमेंट हो रहा है, आरबीआई करती है, तो आरबीआई खुद टैक्स पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज, वो पे नहीं करेंगे वो जो ओवरसी कमेटी के मेंबर्स हैं वो। देन बैंकिंग कंपनीज और एनबीएफसी कंपनी, अब ये जो 3 है ये सब एजेंट से रिलेटेड है, इंडिविजुअल डीएसए और बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। तो जनरली ये जो तीनों है ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आए थे ताकि बैंक्स जो है उनकी रीच कोने कोने में गांव गांव तक पहुंच सके। उनकी जो ब्रांचेस है जनरली वो शहर में रहती है, छोटे मतलब बड़े गांव में रहती है, छोटे गांव तक पहुंचाने के लिए क्या करे, तो इन लोगों ने बहुत सारे एजेंट्स बनाने चालू करे, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। अब जैसे अगर आप कभी कहीं पर जाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे क्रेडिट कार्ड्स या फिर डेबिट कार्ड्स बेचने वाले आपको मिल जाते हैं, तो वो एक टाइप से एजेंट्स ही होते हैं। वो इंडिविजुअल लोग रहते हैं जो कि किसी भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड और ये सब बेचते हैं, उनको कमीशन मिलता है उसके लिए। तो वो छोटे लोग हैं, उनको कमीशन कौन देता है, बैंकिंग कंपनी देती है। हर बार आपने कुछ बेचा है तो पेट्रोल पंप भी बहुत बार मिल जाते हैं, अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो तो वहां पे भी मिल जाते हैं। तो वो सब लोग यही होते हैं, ठीक है। तो उस केस में वो टैक्स पे नहीं करेंगे, इंडिविजुअल है तो, बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो खुद पे कर सकते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप एलएलपी है तो वो खुद पे कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल है तो टैक्स पे कौन करेगा, बैंक करेगा। देन बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, अब ये कौन होते हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये आपका हो गया बैंक, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। तो जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं वो अगेन छोटे छोटे लोग होते हैं जो कि बिजनेस बैंक उनको क्या बोलती है कि तुम गांव गांव जाओ और हमारे बैंक्स, हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनका प्रमोशन करो, सेविंग्स बैंक अकाउंट्स खुलवाओ, देन एफडीज करवाओ, और उन सब के लिए हम आपको क्या देंगे, कमीशन। तो ये बहुत ही छोटे लोग होते हैं, और इनको अगर जो कमीशन दे रहा है बैंक, जब कमीशन बैंक देगा तो उस पर रिवर्स चार्ज पे पे कौन करेगा, बैंक। वैसे ही बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होते हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स कौन होते हैं, वो बड़े बड़े आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर टाइप्स होते हैं। तो ये लोग बहुत बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये लोग इन टर्न अपने एजेंट्स अपॉइंट करते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे कस्टमर्स के पास जाते हैं। अब बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स क्या होते हैं, तो वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, इसीलिए बैंक्स उनको क्या परमिशन देती है कि आप हमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि हम बिजनेस करस्पॉन्डेंट नहीं है, हम डायरेक्टली बैंक के ही एम्प्लॉइज हैं, वो ऐसा भी बोल सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट ये जो है ये एजेंट्स होते हैं, ये जो है ये एक टाइप से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बैंक के। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। तो इस केस में जो ये वाला ट्रांजैक्शन है ये रिवर्स चार्ज में है, क्योंकि
बिजनेस फैसिलिटेटर्स छोटे छोटे लोग होते हैं, और इस केस में जो एजेंट्स है ये लोग इंडिविजुअल होते हैं। तो ये वाला ट्रांजेक्शन आरसीएम में है। तो अगर आप ये वाला ट्रांजेक्शन, बाकी जो ट्रांजेक्शन कौन से बचे, बैंक और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का ट्रांजेक्शन है, ये फॉरवर्ड चार्ज में ही है, क्योंकि ये जो है बिजनेस करस्पॉन्डेंट बड़े बड़े लोग होते हैं, और ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ये आरसीएम में है। तो नेक्स्ट जो 2 एंट्रीज है वो यही है कि बैंकिंग कंपनी ने बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग कंपनी को दिए तो वो भी रिवर्स चार्ज में है, या फिर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अगर कुछ सर्विस दी है तो वो भी रिवर्स चार्ज में है। और लास्ट है सेबी की, हमने स्कीम पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो इस केस में जो लेंडर है वो कुछ टाइम के लिए बोरोअर को सिक्योरिटीज दे देता है, उसके लिए कुछ पैसे चार्ज करता है। उस केस में जो बोरोअर है उसे जीएसटी पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये आपका रिवर्स चार्ज के वो प्रोविजंस कवर हो गए जो कि सीजीएसटी एक्ट में है। अब ये जो सारे प्रोविजंस है ना 20 सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज सेम टू सेम एग्जैक्टली आईजीएसटी एक्ट में भी है। मतलब क्या, अगर आपने इन सर्विसेज को इंट्रा स्टेट भी सप्लाई किया या फिर इंटर स्टेट भी सप्लाई किया, दोनों के केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। बट अब कुछ सर्विसेज ऐसी है जो हमेशा इंटर स्टेट ही लगती है, जिसको हमेशा इंटर स्टेट ही मानते हैं, और वो सर्विसेज 2 सर्विसेज हैं जिसपे रिवर्स चार्ज भी लगेगा। तो अब ये सीजीएसटी एक्ट में इसको डालने का कुछ मोटिव था क्या, डालना था क्या? नहीं डालना था, क्योंकि इसमें हमेशा, इस पे कभी सीजीएसटी लगता ही नहीं है, इसमें हमेशा आईजीएसटी लगता है इन 2 सर्विसेज पे। इसलिए ये सिर्फ सिर्फ किस में पास हुई है, सिर्फ आईजीएसटी एक्ट में आई है। तो कौन कौन सी सर्विसेज है, अगर आपने कोई भी इंपोर्ट करी है सर्विस, अब कभी भी सर्विस इंपोर्ट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हमेशा इंटर स्टेट ही होगा। इसीलिए अगर आपने कभी भी इंपोर्ट करी है सर्विस, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है जो कि मैं आपको बताऊंगा, अगर वो एक्सेप्शन है तभी सिर्फ आपके ऊपर आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आपने कभी भी इंपोर्ट करी है कोई सर्विस तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या है, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, किससे सर्विस ली है? एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई भी पर्सन है उससे आपने कुछ सर्विसेज ली है। और आप कौन हो? आप हो एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। अब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन दे रखी है। अगर कोई भी गवर्नमेंट है या फिर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई पर्सन जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि ऑइडार सर्विस ले रहा है। ऑइडार क्या होती है? जो आपकी नेटफ्लिक्स है ना, वो ऑइडार सर्विस है। ऑइडार मतलब क्या, कि आपने, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ये रहा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल। तो नेटफ्लिक्स आपको क्या सर्विस दे रहा है? तो नेटफ्लिक्स ने जो भी उसके शोज हैं वो एक जगह स्टोर कर रखे हैं ऑनलाइन। आप क्या करते हो, आपको सिर्फ वो एक्सेस दे रहा है अपने सर्वर पे, कि आप वो कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो अब इस केस में अगर ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स सिर्फ यूएस में ही है, इंडिया में है ही नहीं, राइट, तो वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, वो आप सर्विस देख रहे हो आप, तो हो सकता है उस टाइम आपको टैक्स पे करना पड़ जाता अगर आप इसमें एक्सेप्शंस नहीं दिए होते। तो एक्सेप्शन क्या है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, इंडिविजुअल हो, नॉर्मल पर्सन हो, या फिर तीनों में से कोई सी भी आप ये गवर्नमेंट हो, तो उस केस में ही आपको टैक्स पे नहीं करना है। अदरवाइज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज, कभी भी आपने इंपोर्ट करी है सर्विसेज। तो सेकंड क्या है, अगर आपने कोई भी गुड्स मंगवाए हैं बाहर से जिसके लिए आप फ्रेट पे कर रहे हो। अब कैसे होता है, जैसे आप हो यहाँ पे इंडिया में, राइट, आपको कुछ गुड्स इंपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल यूएसए से, राइट, यूएसए से आप हर्शीज की चॉकलेट मंगवा रहे हो। हर्शीज आई थिंक यूएस का है या स्विट्जरलैंड का है, फॉर एग्जांपल यूएस का है, तो वहां से आप चॉकलेट्स इंपोर्ट कर रहे हो, राइट। अब वो जो चॉकलेट, मतलब आप बल्क में कर रहे हो, आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, पूरा आप डिस्ट्रीब्यूटर हो इंडिया में। तो अब जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ये आएंगे काय से, ये आएंगे वेसल से, राइट, आपकी चॉकलेट सारी वेसल से। अब ये जो वेसल है, जनरली ये जो वेसल्स है ना, ये बाहर बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ओन करती है, जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होती है। अब उस केस में आप इनको फ्रेट पे करोगे, राइट। अब ये जो कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होती है। आप अगर कंपनीज एक्ट में देखो तो कंपनीज एक्ट में भी ये प्रोविजन है कि इन्हें इंडिया में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए
ना तो इंडिया, इनका कुछ इंडिया में प्रेजेंस होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिर्फ इनकी शिप जो है ये कस्टम्स एरिया तक ही आती है और वापस चली जाती है, तो इंडिया में इनको रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं, ये लोग रजिस्टर नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप जब इसको टैक्स, आप कुछ भी चीज इंपोर्ट कर रहे हो, आप फ्रेट का पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें टैक्स इसको पे करना पड़ेगा आपको, आप इंपोर्टर हो, आपको इसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे सारे रिवर्स चार्ज वाले खत्म हो गए हैं, और जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो बचे हुए थे वो हम करेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको देना है कल। जैसे अगर कुछ फॉरवर्ड चार्ज है तो FC लिखोगे, अगर रिवर्स चार्ज है तो RC लिखोगे। तो गाइज, आर यू रेडी? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। ओके, रेडी? बाकी लोग? आशिता इज ऑल्सो रेडी, मैत्री, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम देख रहे हैं रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी ने बिल्डर को क्या दिया है, TDR, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। तो अब ये क्या होना चाहिए, रिवर्स चार्ज पे होगा कि फॉरवर्ड चार्ज पे होगा, बताओ? RCM, 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 राइट, एग्जैक्टली, ये RCM है, स्पेसिफिक एंट्री है। सॉरी, ये मैंने ऊपर कर दिया। नेक्स्ट, अगर किसी इंडिविजुअल ने बिल्डर को दिया है, क्या दिया है, लीज ऑफ लैंड फॉर 30 ईयर्स। अब ये क्या होगा, अब आपको याद रखना है कि लॉन्ग टर्म लीज में क्या था, 30 ईयर्स और मोर, तो ये लॉन्ग टर्म लीज होगी, राइट, ये लॉन्ग टर्म लीज होगी, और इसमें जो टैक्स होगा वो होगा RCM पे। इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विसेज दी है, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। कौन सी सर्विस दी है, एजेंसी सर्विसेज। तो इस पे भी आपको पता है LIC के एजेंट छोटे छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इतने कंप्लायंस नहीं करेंगे, कंप्लायंस इसको करना पड़ेगा RCM पे, इंश्योरेंस कंपनी को। रिकवरी एजेंट, वसूली भाई कभी भी टैक्स पे नहीं करते हैं, इसीलिए टैक्स पे किसको करना पड़ता है, बैंकिंग कंपनी को। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर ने प्रोड्यूसर को क्या दिया है, परमिटिंग यूज ऑफ हिज फोटोग्राफ्स। तो क्या होगा, राइट, दिवेश, मुकेश, एवरीवन इज सेइंग RCM एंड RCM इज करेक्ट, मैत्री इज आल्सो सेइंग RCM। तो ये हमारा हो गया RCM। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई ऑथर है जो कि रजिस्टर्ड है, उसने पब्लिशर को क्या दी है, ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट। अब इस केस में क्या होगा, अगर वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड कब हुआ होगा, जब उसने सोचा होगा कि मुझे खुद को टैक्स पे करना है, इसीलिए वो रजिस्टर्ड हुआ है ऑथर, राइट। तो इसमें दोनों मतलब डिस्टिंक्शन था, ये पहले सेम था, अब इसको अलग कर दिया है, आपके पास ऑप्शन है। तो ऑथर ने रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब वो खुद ही पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, एग्जैक्टली, विनी, यू आर राइट। देन बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस फैसिलिटेटर छोटे लोग होते हैं, उन्होंने बैंक को कोई सर्विस दी है, तो क्या होगा, RCM, 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 राइट, एवरीवन इज करेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका RCM। अगर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ने बैंक को सर्विस दी है, अब बताओ, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ने बैंक को सर्विसेज दी है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट छोटे लोग होते हैं क्या, नहीं, वो बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके अंडर एजेंट्स होते हैं। तो अगर जो फर्स्ट वाला लेग है, बैंक टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये हमेशा फॉरवर्ड चार्ज होगा। अगर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ने अपने एजेंट से कुछ सर्विस ली है, तो वो सेकंड लेग है, वो RCM होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला लेग है ना, ये कौन सा है, बैंक ने सर्विसेज लिए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट से, ये फॉरवर्ड चार्ज में होगा, ध्यान रखना गाइस, ये फॉरवर्ड चार्ज में होगा। अगर ऐसा होता कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ने कुछ सर्विसेज ली अपने एजेंट से, तो वो रिवर्स चार्ज होती, ये क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज। देन लेंडर और बोरोअर, जो हमारी सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम है, ये है RCM, एवरीवन, RCM, 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 ग्रेट। तो ये आपकी RCM ही होगी। और ये जो लास्ट की दो है, नेटफ्लिक्स, अगर आप नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट हो, आपको टैक्स पे करना, मतलब रजिस्टर्ड नहीं हो, नॉन टैक्सेबल हो, और आप नेटफ्लिक्स से ले रहे हो, नेटफ्लिक्स बाहर से है, बाहर है, इंडिया में नहीं है, नेटफ्लिक्स US दे रखा है मैंने, और क्या कर रहे हो आप, एक्सेस टू कंटेंट, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज पे होगा। नेटफ्लिक्स को यहाँ पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या होगा। तो ऑइडार का स्पेसिफिक प्रोविजन है कि आपको एज एन ऑइडार अगर आप सर्विस दे रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी इंडिया एक्सेप्ट करती है कि आप कर सकते हो, ठीक है। देन मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, ये मेरा क्लाइंट भी था, और ये वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट शिपिंग कंपनी है।
इन्होंने कुछ सर्विसेज दिए, किसको दिए? इंपोर्टर को, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल। बाहर से आपने कुछ चीज इंपोर्ट करी है, आप उनको पेमेंट कर रहे हो, आप इंपोर्टर हो, इंपोर्ट कर रहे हो मतलब आप बड़े इंसान ही होंगे तभी आप इंपोर्ट कर रहे हो, नॉर्मली तो हम लोग कुछ इंपोर्ट करते नहीं है जनरली। तो ये क्या होगा आपका रिवर्स चार्ज में, राइट। तो हमारा रिवर्स चार्ज यहीं पे कंप्लीट होता है। और रिवर्स चार्ज इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, उसमें से एमसीक्यूज तो बन ही सकते हैं, और एमसीक्यूज ही आएंगे जनरली रिवर्स चार्ज से रिलेटेड। या फिर क्विक रिवीजन ऑफ ऑल आरसीएम एंट्रीज में करवा देता हूँ अभी। हमको मैं कंपोजिशन बढ़ा देता हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं 5 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन ले लूंगा, सारे आरसीएम का रिवीजन ले लूंगा। उससे क्या होगा, अगर किसी को नहीं वापस से रिवीजन देखना है तो वो उस टाइम फिर जा सकते हैं, और बाकी जिसको रिवीजन देखना है वो वेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ये हमारा अभी हमने क्या पढ़ा था, ये जो सारी सर्विसेज थी ये कौन सी थी? तो ये थी आपकी सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 5, ये आपका सीजीएसटी और ये आईजीएसटी। इसमें क्या था आपकी आरसीएम ऑन स्पेसिफिक सर्विसेज, राइट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 9(5) और 5(5), जिसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। और आप सोचोगे यहाँ पे 9(4) कहाँ चला गया, तो 9(4) हम पढ़ने वाले हैं, 9(4) हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, 9(4) और 5(4), ठीक है। तो ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है। अब ये क्या है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होंगे। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम लोग नोटिफाई कर सकते हैं वो सब ट्रांजैक्शन जिस केस में रिवर्स चार्ज पे जो टैक्स लाइबिलिटी वो ई कॉमर्स को पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ई कॉमर्स में सब पे हम रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म नहीं लगा रहे हैं, जो हम नोटिफाई करेंगे उस पे रिवर्स चार्ज लगेगा। तो गवर्नमेंट ने 3 सर्विसेज ई कॉमर्स वाली नोटिफाई करी है, ए, बी और सी। फर्स्ट है जो सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ये जो आपकी ओला, उबर और रैपिडो भी आ गया, क्योंकि इसमें मोटरसाइकिल की बात भी करी है। तो ओला, उबर और रैपिडो ये लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स मतलब क्या, ये लोग मैनेज करते हैं, ओन, ऑपरेट या मैनेज करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप ओला से सर्विसेज लेते हो, तो वो जो ड्राइवर है, वो जो कार है, वो ओला की है क्या? नहीं, वो कार किसकी है? वो एक इंडिविजुअल पर्सन की है, वो उसमें रजिस्टर्ड है। ओला सिर्फ क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि आपको सर्विसेज सप्लाई वो कर सकता है और आप सर्विसेज रिसीव कर सकते हो। तो वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है और वो इसमें फॉलो हो रहा है। तो ओला, उबर और रैपिडो, अगर आप जिसे पूछोगे भी कभी ओला ड्राइवर से, तो वो यही बोलता है कि हमारे पास तो जो पैसा आता है वो कट के आता है। कट के क्यों आता है? जीएसटी भी कटता है उसमें से। तो जीएसटी कटता है मतलब क्या, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो उनको जब पेमेंट करती तब काट के पे करती, क्योंकि उनको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना है, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री। सेकंड है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, तो आपका जो ओयो, फैब होटल्स और ये सब हो गए, एयरबीएनबी ये सब आ गए इसके अंदर। उस केस में भी टैक्स कौन पे करेगा? होटल ओनर पे नहीं करेगा, टैक्स पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना पड़ेगा। देन देयर इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग, तो अर्बन क्लैप करके एक ऐप है जो कि छोटी सिटीज में तो अभी नहीं चलती है, बड़ी सिटीज में है, मुंबई, दिल्ली, वहां पर जरूर इनके ऑपरेशंस चालू है, बेंगलोर। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, तो आप वो ले सकते हैं। आप ट्यूटर भी ले सकते हो वहां पे, होम ट्यूटर। तो उस केस में टैक्स होम ट्यूटर पे करेगा क्या? नहीं, उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? अर्बन क्लैप। अब ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं ये जनरली बाहर की कंपनीज होती है। अमेजोन आप देखो तो बाहर की कंपनी है, फ्लिपकार्ट इंडिया की थी वैसे, अब अभी वॉलमार्ट ओन करती है, एयरबीएनबी बाहर की कंपनी है। तो ये सब जनरली कंपनीज बाहर की होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपका ई कॉमर्स टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो वो पे करेगा। अगर ई कॉमर्स टैक्सेबल टेरिटरी में प्रेजेंट नहीं है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो वो पर्सन जो कि ई कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है वो टैक्स पर पे करेगा। अगर फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो ई कॉमर्स को एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि टैक्स पे करेगा। तो ये आपका प्रोविजन है, और ये दिस इज वेरी लॉजिकल, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इट इज ऑल नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपके सेक्शन 9(4) और 5(4). इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम स्पेसिफिक
पर्सन्स बताएंगे जो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी सामान ले रहे हैं, कुछ भी सामान, भले वो मतलब जैसे इस लास्ट में हमने क्या देखा था, ये वाले में इसमें था कि स्पेसिफिक सर्विसेज थी, राइट, जो कि रिवर्स चार्ज पे टैक्सेबल होगी। फिर भले ही वो कोई भी ले रहा हो, कोई सा भी पर्सन ले रहा हो, वो क्या होगी, स्पेसिफिक सर्विसेज। ये आपका ई कॉमर्स का हो गया। अब ये हो गया स्पेसिफिक रेसिपिएंट्स। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये रेसिपिएंट्स हैं, अगर ये लोग पर्सन कोई भी सर्विस ले रहे हैं या फिर गुड्स भी ले रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं, तो उस पे उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली हिस्ट्री बताता हूँ। जब जीएसटी आया था तब ये जो प्रोविजन था ना, ये सबके लिए था। गवर्नमेंट ने क्या बोला था, अगर आप रजिस्टर्ड हो और आप अनरजिस्टर्ड से कुछ भी चीज ले रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ, तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ी देर होल्ड पे डाल दिया कि अभी इसको आपको नहीं करना है। और उसके बाद फिर अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इसको हटा ही देते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन नोटिफाइड पर्सन। उन्होंने एक पर्सन रखा है जिसको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड से कुछ भी चीज ले रहा है, तो वो है आपका बिल्डर और प्रमोटर। अगर जैसे जो आपके बिल्डर्स की हमने बात करी, हम आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे जीएसटी इन रियल एस्टेट इसी चैप्टर में, कि किस कब उनको रिवर्स चार्ज में पे करना है, कितना पे करना है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। बट आप अभी ध्यान रखो कि इसमें सिर्फ एक ही रेसिपिएंट नोटिफाइड है अभी, ओनली वन रेसिपिएंट इज नोटिफाइड, जिसको अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी लिया है तो उसको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे कितना क्या करना है वो। देन जीएसटी के रेट्स, तो आपको ये दो रेट्स है जो थोड़े अलग हैं, बाकी 5, 12, 18 और 28 तो सबको पता ही है। जो ये है आपके 2.5% ऑन डायमंड एंड प्रीशियस मेटल्स। तो अगर सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करो तो 0.125%, 0.125% सीजीएसटी एसजीएसटी, आईजीएसटी मिक्स होके क्या होगा आपका 0.25%, और गोल्ड सिल्वर पे 3%। ये आपका अलग अलग रेट्स हैं। और जो रेट्स हैं वो कभी भी एग्जाम में नहीं आते, मतलब आपको ऐसे ब्रॉड कैटेगरी पूछ सकते हैं बट स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि आप एसी का रेट बताओ, क्योंकि इतने सारे रेट्स हैं, किसी को भी याद रखना इम्पॉसिबल है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हमने बात करी थी कि सारे जो भी गुड्स हैं उनको एचएसएन वाइज क्लासिफाई करते हैं। अब एचएसएन क्या होता है, तो एचएसएन डिवाइडेड होता है सेक्शंस में। सेक्शंस बोले तो जैसे एक सेक्शन हो गया, तो सेक्शन फॉर एग्जांपल सेक्शन, एक सेक्शन हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, तो उसमें क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आएंगे, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर्स हो गया 85, तो चैप्टर क्या हो गया 85। देन आप देखोगे हेडिंग, तो 85 के अंदर क्या होगा 8514, ये आपकी हो गई हेडिंग, ये आपका हो गया चैप्टर, ये आपकी हो गई हेडिंग। देन सब हेडिंग मतलब क्या, 851400, तो ये आपकी हो गई सब हेडिंग। और टैरिफ आइटम मतलब 85140000 फॉर एग्जांपल ये, तो ये आपका अगर ऐसे एसी का है फॉर एग्जांपल, तो एक आपको एसी ढूंढना है, तो आपको यहाँ तक कि 8 डिजिट लेवल तक आपका क्या जाता है टैरिफ आइटम, ठीक है, एचएसएन। फिर आपके सर्विसेज के लिए 4 रेट्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अब ये इंपॉर्टेंट है, जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। और तो आप इसमें भी मैंने एक चार्ट बनाया है, आपको सिर्फ चार्ट देखना है, ये सब आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। टेक्स्ट कब पढ़ना है, टेक्स्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको जब एग्जाम में लिखना है तो हमको इस लैंग्वेज में लिखना है, और समझना कैसे है, तो समझना आपको चार्ट से है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ चार्ट कैसे रीड करना है। एक बिल्डर है, ठीक है। अब बिल्डर के केस में क्या होता है कि बिल्डर में टैक्स हमने जो सेकंड है, चैप्टर सेकंड सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो कुछ भी बिल्डिंग दे रहा है बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो उस पे ही सिर्फ तभी उस पे जीएसटी लगेगा। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गई है और अगर उसके बाद बेचा है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे, हम क्या बात कर रहे हैं कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले ही बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं, उसी टाइम बेचा है, तो ये जीएसटी आएगा, राइट। ऑन दैट नोट, गवर्नमेंट ने
एक स्कीम लॉन्च करी थी अफोर्डेबल हाउसिंग वाली, राइट, कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग लेते हो तो हम कुछ सब्सिडी भी देंगे उस केस में, राइट। तो अब अफोर्डेबल हाउसिंग, तो अगर कोई बिल्डर अफोर्डेबल हाउसेस बना रहा है, और अफोर्डेबल हाउसेस के क्या दे रखा है कि वो जो है अफोर्डेबल हाउस, वो अगर मेट्रो में है तो उसकी जो मैक्सिमम एक यूनिट की साइज होनी चाहिए, वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 60 स्क्वायर मीटर। और अगर वो नॉन मेट्रो जगह पे है तो वो आपकी होगी 90 स्क्वायर मीटर। और मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, आपकी हो सकती है 45 लैक्स। इससे अगर कम है तो वो अफोर्डेबल हाउस में उसको मानेंगे। एक यूनिट की बात कर रहे हैं, एक फ्लैट की बात कर रहे हैं, राइट। उस केस में जो बिल्डर है वो सिर्फ 1% टैक्स पे कर सकता है और आईटीसी नहीं लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी का भी नहीं लगेगा। वैसे ही अगर अदर देन अफोर्डेबल है, मतलब दूसरा रेसिडेंशियल है, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि रेसिडेंशियल में कैसा रहता है कि पूरा रेसिडेंशियल रहता है, सिर्फ नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर है वो कमर्शियल पे वो शॉप्स को रेंट पे दे देते हैं, राइट। तो अगर पूरा रेसिडेंशियल है प्लस सिर्फ 15% का जो एरिया है वही कमर्शियल है, पूरा रेसिडेंशियल है, सिर्फ 15%, अप टू 15% कमर्शियल है, तो भी इसमें आप ये बेनिफिट ले सकते हो। और आप 5% पे टैक्स पे 5% रेट पे टैक्स पे कर दो विदाउट टेकिंग आईटीसी। और अगर आपको इन सब से अलग, जैसे प्योर कमर्शियल है, तो उस केस में आपको 12% टैक्स रेट पे करना है और आप आईटीसी ले सकते हो। अब इसमें एक कंडीशन और है ये, और ये कंडीशन लिंक्ड है जो हमने ऊपर पढ़ा ना, रिवर्स चार्ज पे बिल्डर को पे करना पड़ता है, उससे लिंक्ड है। तो क्या कंडीशन है, तो उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको 80% ऑफ द इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, 80% ऑफ, तो आप वो जो बिल्डिंग बना रहे हो उसके लिए आप इनपुट्स लोगे, मतलब आपकी ब्रिक्स लोगे, सीमेंट लोगे, देन पेंट लोगे, तो वो सब चीजें आप बहुत सारी चीजें लोगे जिससे वो बनाओगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अब ये जो सेक्टर है ना, जनरली ये सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर आपने भी सुना होगा कि ब्लैक मनी के लिए फेमस है, लोग यहाँ पे इसमें अपने ब्लैक मनी बहुत इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखे हैं कि बिल्डर को 80% ऑफ द चीजें जो खरीदनी है, 80% ऑफ द इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज जो ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन से लेना पड़ेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन से लेना पड़ेगा। और अगर 80% से कम लिया है, 80% से कम लिया है, तो जितना कम लिया है उस पे रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब हुआ क्या। और एक और चीज, इसमें जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज है ना, इसमें ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होगी। डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज लैंड, और आपका जो एफएसआई है, इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और नेचुरल गैस, ये सब इंक्लूड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सब तो आप कभी रजिस्टर्ड से ले ही नहीं सकते हो। एक पेट्रोल पंप है वो तो हमेशा ही अनरजिस्टर्ड होगा, राइट। पेट्रोल पंप क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा कभी, क्योंकि वो जीएसटी से बाहर ही है, तो वो कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, ये सब हम समझते हैं कि ये सब आप रजिस्टर्ड पर्सन से ले नहीं सकते हो, तो इसको हटा दो। इसके अलावा जो बाकी सब चीजें हैं उसका आपको 80% किससे लेना है, रजिस्टर्ड से लेना है। तो मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 करोड़ के इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज लिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए, राइट। अब इसमें से सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे, जो आपके पेट्रोल है, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट सारे माइनस कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी माइनस कर दोगे, टीडीआर और एफएसआई से जो भी आपने लिया है वो सब आपने माइनस कर दिया। फॉर एग्जांपल ये आपके हैं 90 करोड़, सॉरी 10 करोड़, ये 10 करोड़ माइनस कर दिया तो आपका बचा क्या 90 करोड़। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये जो 90 करोड़ के इनपुट्स हैं इसमें से एटलीस्ट 80% आपको किससे लेना चाहिए था, रजिस्टर्ड से, ठीक है। तो 72 करोड़, सॉरी हाँ 72 करोड़ आप किससे ले सकते थे, रजिस्टर्ड से आपको लेना कंपलसरी है। सिर्फ जो 20% है 18 करोड़, ये आप अनरजिस्टर्ड से ले सकते थे, राइट। अब कभी ऐसा हुआ कि किसी बिल्डर ने
18 करोड़ ही आप अनरजिस्टर्ड से ले सकते थे। 18 करोड़ तक लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप कम रेट पे टैक्स भी पे करो और आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपने 20 करोड़ फॉर एग्जांपल अनरजिस्टर्ड से ले लिया, अगर आपने 20 करोड़ ले लिया अनरजिस्टर्ड से, तो मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा ले लिया अनरजिस्टर्ड से? 2 करोड़, राइट। और अब इस 2 करोड़ पे आपको 18% रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। फिर वो भले आपने कोई सा भी मटेरियल लिया हो, भले आपने कुछ 5% की रेती भी ली हो या फिर कोई भी लिया हो, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 18% पे। तो 3.6 करोड़ आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें एक ट्विस्ट और है, वो ट्विस्ट क्या है कि अगर ये जो अनरजिस्टर्ड से जो आपने लिया है, उसमें 1 रुपए भी आपने सीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड से लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सीमेंट का जो रेट है वो है 28%, ठीक है। तो अब इस केस में बिल्डर क्या कर सकते हैं कि ये जो अनरजिस्टर्ड से लेना है, ये सब सीमेंट वालों से ले लेंगे, है ना। और सीमेंट वाले, उसमें उनका 28% टैक्स बच जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सीमेंट से आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, सीमेंट आपको एक एक रुपए, ये जो 20% की जो आपको कंसिडरेशन दिया है कि 20% आप अनरजिस्टर्ड से ले सकते हो, ये सीमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। सीमेंट आपने 1 रुपए की भी ली है तो आप उसको अनरजिस्टर्ड से ली है अगर, तो 28% आप टैक्स पे करो। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो 2 करोड़ है, राइट, ये 2 करोड़ में से 1 करोड़ की अगर सीमेंट है और 1 करोड़ अदर्स है, तो ये जो सीमेंट है इस पे आपको 28% टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो अदर्स है उस पे आप 18% टैक्स पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स चार्ज वाला प्रोविजन है जो कि बिल्डर्स पे एप्लीकेबल है, सिर्फ बिल्डर्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया, इसमें आप ये देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्यों होता है। तो कॉम्पोजिशन गवर्नमेंट क्यों लाई थी? इसलिए लाई थी ताकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उन्हें इतना सारा कंप्लायंस का बर्डन ना हो। जैसे अगर आपको पहले ध्यान हो तो ऐसा था कि आपको हर महीने 3 रिटर्न भरनी है, 1, 2 और 3, और आपको फिर साल में एनुअल रिटर्न भी भरनी है, देन जो आपका रिकंसिलिएशन है वो भी करना है। तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा हैसल होती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप एज अ कंपोजिशन, जो छोटे लोग हैं, छोटे बिजनेसमैन है, वो एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो सेक्शन 10 है ये आपका पूरा कंपोजिशन से रिलेटेड ही है। यहाँ पर मैंने पूरा प्रोविजन डाल रखा है। आपको प्रोविजन पढ़ना है, प्रोविजन इसलिए पढ़ना है क्योंकि मतलब जैसे जो एमसीक्यू है, वो जिनका एमसीक्यू आते हैं उनको नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जिनको थियोरी, जिनका पेपर है सीए फाइनल और सीए इंटर, उन लोगों को ये भी पढ़ना है क्योंकि उनको लैंग्वेज यहाँ से उठानी रहेगी। बाकी एक्सप्लेनेशन, मतलब जो समझने की चीजें हैं, वो तो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट्स और डायग्राम्स में डाल रखी है। तो सबसे पहले क्या है, टर्नओवर लिमिट, कि कितना छोटा कोई बिजनेसमैन होगा तब वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 8 स्टेट्स नोटिफाई करे हैं। इनको, इन पे जो लिमिट है वो 75 लैक्स है, और बाकी सारे स्टेट्स पे 1.5 करोड़ है। तो अगर आप ये मैप देखो, अगर आपको रजिस्ट्रेशन वाला मैप थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन वाले मैप में क्या था, उसमें ऐसे 3 कैटेगरीज थी। एक था 10 लैक्स वाली, दूसरी थी 20 लैक्स वाली, तीसरी थी 40 लैक्स वाली, राइट। तो ये जो 2 कैटेगरीज थी, इसके सारे जो स्टेट्स में 10 स्टेट्स थे, तो वो 10 स्टेट्स के 10 स्टेट्स यहां पर हैं, एक्सेप्ट वहां पर एक तेलंगाना भी था और पौंडीचेरी भी था, राइट। तो ये दोनों स्टेट्स बस यहाँ पर नहीं है, इन दोनों पे 1.5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है। बाकी जो भी 8 स्टेट्स हैं, ये सारे 8 स्टेट्स आपके रजिस्ट्रेशन में भी, यहाँ पे ये जो 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, मेघालय नहीं है उसमें, ये चारों स्टेट्स जो हैं वो इस लिस्ट में थे, और बाकी के 1, 2, 3, 4 ये चारों स्टेट्स यहाँ पर थे रजिस्ट्रेशन वाले में। ये मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो आपको, अगर आप ये मैप देखोगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कि हाँ किस केस में लिमिट क्या है, राइट। तो यहाँ पर
और बाकी के जो सारे स्टेट्स हैं इन सब पे क्या लिमिट एप्लीकेबल होगी, 1.5 करोड़। और अगर आपको मैप नहीं देखना है, मैप से नहीं आपको याद हो रहा है, तो यहाँ पे एक इसका नेमोनिक है AN मस्ट, ANMUST। तो जो M है इसमें 3 स्टेट्स हैं ये, और बाकी AN मस्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप अगर आप ये मैप से देखोगे तो आपको विजुअली भी याद रहेगा, तो आप दोनों को कंपेयर भी कर पाओगे कि, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं कि रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से स्टेट्स है जिनको स्पेशल माना गया है, और कॉम्पोजिशन में कौन से स्टेट्स जिनको स्पेशल माना गया है। तो सिर्फ ये 2 अलग स्टेट्स हैं जिनको दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, अब ये जो 75 लाख से और 1.5 करोड़ की जो लिमिट है, इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इसमें क्या टर्नओवर आएगा, क्या टर्नओवर नहीं आएगा, तो वो गवर्नमेंट ने बता रखा है कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है, अब ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना, ये ऑल ओवर इंडिया का कैलकुलेट होता है कि आपके जितने भी स्टेट्स में जितने भी ऑफिसेज हैं, सारे ऑफिसेज के जो आपके टर्नओवर है वो ऐड होंगे, आउटपुट टर्नओवर ऐड होगा। ध्यान रखना, आप टर्नओवर की कभी बात करो तो वो आउटपुट टर्नओवर ही होगा, अगर इनपुट है तो इनपुट ऐड नहीं करोगे क्योंकि वो आपने सप्लाई किया ही नहीं है, राइट। अब टैक्सेबल, तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आ जाएगा, 4 चीजें आ जाएगी, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट, सारे इंटरस्टेट भी आ गए। अब आप एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है, तो एग्जेम्प्ट मतलब ये होता है, एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन में सारे नॉन टैक्सेबल प्लस वो जिन पे निल रेट ऑफ टैक्स लगता है, मतलब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इन सब पे निल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, इस पे आपको टैक्स पे नहीं करना है, तो वो सप्लाई भी है, टैक्सेबल भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, उन पे निल रेट ऑफ टैक्स लगता है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं, और नॉन टैक्सेबल भी एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये सब मिला के आपके क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये सब आपको ऐड करना है, और क्या आपको ऐड नहीं करना है, तो जो भी टैक्सेस है वो इसमें ऐड नहीं होंगे, CGST मतलब जो GST के टैक्सेस हैं वो ऐड नहीं होंगे, कोई दूसरे टैक्सेस हैं तो वो ऐड होंगे। देन वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे टर्नओवर की बात कर रहे हैं, मतलब आपके सेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो भी परचेज है वो तो आना ही नहीं चाहिए, भले ही उस परचेज पे आप रिवर्स चार्ज पे आप पे कर रहे हो, फिर भी वो नहीं आएगा। और एक और चीज है इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम कैसा रहता है कि इंटरेस्ट इनकम तो आपको आती रहती है, आपने कोई भी बिजनेसमैन है तो वो FD में तो डालता ही है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको पेमेंट करने में कोई डिले करता है, तो उस केस में भी आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हो। अगर ऐसा होने लगे कि आप उस इंटरेस्ट की वजह से, अब आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो अगर उस 1,000 रुपए के इंटरेस्ट की वजह से आप इसमें से बाहर निकल गए हो तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप इंटरेस्ट इनकम भी इसमें से एक्सक्लूड कर सकते हो, नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमको ये बताना है कि AB कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक बॉटल्स, क्या वो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन के लिए आसाम स्टेट में। अब ये आसाम स्टेट जो है वो नॉर्मल स्टेट है, स्पेशल स्टेट नहीं है। यहाँ पे आप देखो तो ये जो है ये आसाम है, ठीक है, तो आसाम हमेशा स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में नहीं आता है, ठीक है। तो अब इसके लिए टर्नओवर लिमिट क्या होगी, 1.5 करोड़। अब मुझे आप बताओगे कि किसको मुझे ऐड करना है, किसको मुझे ऐड नहीं करना है, राइट। सबसे पहले है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ 100 लाख रुपीज, तो ये मैं ऐड करूं कि नहीं करूं, इंक्लूड, दिवेश बोल रहा है इंक्लूड, बाकी लोग ऐड, ओके, ऐड, ऐड, तो सब लोग यूनानिमसली बोल रहे हैं इसको ऐड करना चाहिए, तो मैं इसको ऐड कर देता हूं। देन नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि नॉन टैक्सेबल है, इसको ऐड करूं क्या मैं, राइट, इसको भी ऐड करना है, ये कितना है 30 लैक्स। देन नील रेटेड गुड्स, नील रेटेड को ऐड करूं क्या, राइट, नील रेटेड भी क्या होते हैं आपके एग्जाम सप्लाईज ही होते हैं, इसलिए मैं उसको भी ऐड करूंगा, तो ये जो 10 लैक्स है इसको भी मैं ऐड कर रहा हूं। देन एक्सपोर्ट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, अब आपने एक्सपोर्ट करा है कुछ बॉटल्स इंडिया से बाहर भेजी, तो उसको भी ऐड करूं क्या, राइट, उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया हमारा 5 लैक्स, ये भी हो गया। देन GST पेड ड्यूरिंग द ईयर 18 लैक्स, अब 18 लैक्स मैंने GST पे किया है, तो GST इंक्लूड होता है क्या, नहीं, अगर कोई दूसरा टैक्स होता तो ही इंक्लूड होता, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन था
सॉरी, ये तो आपका एक्सपेंस ही हो गया, तो एक्सपेंस तो कभी भी ऐड नहीं होगा। अगर ये इंटरेस्ट ऑन एफडी होता, बैंक एफडी समझ लो इसको, तो भी आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। देन वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव फ्रॉम जीटीए, आपने कुछ जीटीए से सर्विसेज लिए जिसके ऊपर आपने रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे किया है, तो अब ये टर्नओवर में ऐड हो क्या होगा क्या? नहीं, ये आपका टर्नओवर नहीं है, आउटपुट टर्नओवर नहीं है, ये आपका क्या है, इनपुट सप्लाई है, भले ही आपने रिवर्स चार्ज पे किया है। सी पेमेंट इज अ सेकेंड लेग, फर्स्ट लेग क्या होता है कि आप सप्लाई कर रहे हो कि आप रिसीव कर रहे हो, राइट? पेमेंट कब आता है? उसके बाद आता है। तो भले ही पेमेंट कोई भी कर रहा हो, इस केस में आपको वो सप्लाई मिल रहा है, आप सप्लाई दे नहीं रहे हो, तो वो आपका टर्नओवर में ऐड लॉजिकली नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। तो ये कितना हो गया? 145 लैक्स, हाँ 1.45 करोड़। तो आप आपका ये 1.5 करोड़ से कम है, इसीलिए आप एलिजिबल हो किस चीज के लिए? कंपोजिशन में अप्लाई करने के लिए, प्रोवाइडेड बाकी सारी चीजें भी कंप्लाइड हो। तो बाकी सब रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पर ये जो कंपनी है ये हो गई है कंपोजिशन में रजिस्टर, बट उसको टैक्स कितना पे करना है? तो टैक्स उसको पे करना है 1%, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो हाफ%। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप अदर देन मतलब आप ट्रेडर हो, तो भी आपको टैक्स पे कितना करना है? 1%। ये दोनों आपका कितना हो गया? 1%। बट अगर आप एज अ रेस्ट्रॉ, अगर आप एज अ रेस्ट्रॉ कंपोजिशन में जा रहे हो, तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की बात है और यहाँ पर ट्रेडर की बात है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो मेनली गुड्स सप्लायर के लिए है। वो किसके लिए है? गुड्स सप्लायर के लिए। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर रहे हो या फिर आप गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप रजिस्टर हो सकते हो। सिर्फ एक सर्विस ही कंपोजिशन के लिए एप्लीकेबल है, और वो कौन सी है सर्विस? आपकी रेस्टोरेंट वाली, जिसपे आपको 5% पे टैक्स पे करना है, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम जब आई, सिर्फ गुड्स के लिए आई, तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो इसमें बेनिफिट नहीं ले पाए। तो आगे हम लोग और पढ़ेंगे, कोई दूसरी स्कीम भी है जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, ठीक है। तो ये सब वही है, ये जो कब क्या चीजें इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे, ये सब उसका टेक्स्ट है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज लिखने में काम आएगी। बाकी ये जो चार्ट है इसमें सब सब कवर्ड है कि क्या चीज है एग्रीगेट टर्नओवर, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। जब आपको देन अप्लाई करना है तो कैसे करोगे? अगर आप फर्स्ट टाइम ही रजिस्टर कर रहे हो जीएसटी में और आपको कंपोजिशन में जाना है, तो जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसके पार्ट बी में आप टिक कर दो कि मुझे कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आप जाना चाहते हो कंपोजिशन में, तो आपको वो साल स्टार्ट होने से पहले ही इंटीमेट करना पड़ेगा। देन कुछ कंडीशंस है एंड रेस्ट्रिक्शंस है कंपोजिशन स्कीम के लिए। क्या है कंडीशंस? कंडीशंस ये है कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो कंपोजिशन में बेनिफिट नहीं ले सकते। अब ये लोग कौन होते हैं? जैसे आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो और आपको कभी गुजरात जाना पड़ रहा है, किसी भी कुछ फेयर है, फेयर FAIR, उसके लिए आप जा रहे हो, मेला है, आपको वहां पे अपनी स्टॉल सेटअप करना है, आपको वहां पे कुछ सेल करना है, राइट? तो आप रजिस्टर्ड कहाँ पे हो? महाराष्ट्र में। आपको बेचना कहाँ पे है? गुजरात में। टेम्पररीली है, आप वहाँ पे ऑफिस नहीं लेने वाले हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते क्योंकि परमानेंट बिजनेस प्लेस नहीं है। तो आप क्या करोगे? गुजरात में एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर कर लोगे। जैसे आपका काम वापस हो जाएगा, आप वो सरेंडर करके वापस आ जाओगे। वैसे ही नॉन टैक्सेबल रेसिडेंट पर्सन के लिए, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए भी होता है। बाहर से कोई आ रहा है, कोई एग्जीबिशन है, उसमें उसको पार्ट लेना है, उस टाइम बेचेगा, यहाँ पे ऑफिस परमानेंटली स्टेब्लिश नहीं कर रहा है, वापस चला जाएगा, तो उस केस में वो कैसे रजिस्टर हो सकता है? एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो वो लोग कंपोजिशन में टैक्स पे नहीं कर सकते, उनको नॉर्मल टैक्स पेयर करना पड़ेगा। देन अगर आप कंपोजिशन में रजिस्टर हो गए हो तो भी आप रजिस्टर्ड माने जाओगे, और कभी भी रजिस्टर्ड हो तो आपको 93 और 94 के जो इनवर्ट सप्लाईज है उस पे RCM पे पेमेंट करना पड़ेगा। देन आप नोटिफाइड गुड्स नहीं बना सकते हो। नोटिफाइड गुड्स 3 नोटिफाई कर रखे, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से गुड्स अगर आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते। देन जब आप किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये जो 1% और 5% है ये आपको खुद के पॉकेट से पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 100 रुपए की सर्विस दी, 100 रुपए की सर्विस किसी से
किसी को दी है, जैसे आप क्या कोई खाना खाने आया, आप रेस्टोरेंट है, आपने 100 रुपए बिल चार्ज करे, तो आप उससे 105 चार्ज नहीं कर सकते, आपको उससे 100 ही चार्ज करने हैं, और ये जो 5 रुपए है ये आप गवर्नमेंट को पे करोगे, ये आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। अब कौन कौन लोग हैं जो कि कंपोजिशन में नहीं ले सकते हैं? तो एक तो ऊपर हमने देखा था कि नोटिफाइड गुड्स जो बना रहे हैं वो, ये जो एरिएटेड वाटर है ये अभी अभी ऐड हुआ है, ये अमेंडमेंट है, बाकी सब चीजें पहले से थी। तो 3 चीजें अगर आप बना रहे हो, 4 चीजें अब हो गई है, 4 चीजें अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप कंपोजिशन में नहीं ले सकते। क्या हो गया आपका? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर मतलब आपका जो सोडा होता है वो, ये सब आप बना रहे हो तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो। देन अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो अदर देन रेस्टोरेंट तो कंपोजिशन में है, तो भी आप कंपोजिशन में बेनिफिट नहीं ले सकते हो। इसका कुछ एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? क्योंकि क्या होता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी पर्सन 1 रुपए की भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करे, क्योंकि हो सकता है कि आपको कभी इंस्टॉलेशन के लिए जाना पड़े, उसके लिए आप कुछ चार्ज करो, या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज, मतलब थोड़ी बहुत सर्विसेज तो आपको देनी पड़ती ही है, आप गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो तो भी। उस केस में आपको कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं मिले तो ये गलत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपका जितना भी टोटल टर्नओवर है उसका 5% तक, सॉरी 10% तक का आप सर्विस दे सकते हो। तो 10% या फिर 5 lakhs विच एवर इज हायर। तो आपकी जितना भी टर्नओवर है उसका 10% निकालो और उसको कंपेयर करो 5 लाख से, जो भी हायर है उतना आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करोगे भी तो भी आपको कंपोजिशन में आप बेनिफिट ले सकते हो। देन आप एक और रेस्ट्रिक्शन है कि आप कोई भी सप्लाई नहीं कर सकते जो कि नॉट लेविएबल टू टैक्स है। तो अगर आपका एक पेट्रोल पंप भी है तो आप सेम एंटिटी में, तो आप कंपोजिशन के लिए नहीं ले सकते हो। देन अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो ऑफ गुड्स का इंटरस्टेट, अगर आपने इंटरस्टेट का 1 रुपए का भी गुड बाहर बेचा, बाहर आपके स्टेट से बाहर बेचा, तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। ध्यान रखना है, अभी सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लायर टू डू इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। और सिर्फ आउटवर्ड की बात कर रहा है, आप बाहर से मंगवा भी सकते हो कुछ मंगवाना हो तो, राइट। एंड आई वुड से अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लो, सबका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और अभी हम थोड़ा ये खत्म करते हैं चैप्टर, ऑलरेडी इट्स 12 o'clock, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और अगर आप कोई भी गुड्स दे रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू और वो ई कॉमर्स आपका टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उस केस में भी आप कॉम्पोजिशन में नहीं जा सकते हो, ठीक है। अभी तो कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप मुंबई में हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बट आप इंक्लूडिंग आप जो सप्लाई कर रहे हो वो इंटरस्टेट सप्लाई भी कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो क्या आप कंपोजिशन में एलिजिबल हो? बताओ गाइस, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो ऑफ गुड्स तो क्या आप? नो, राइट। तो इस केस में आप कंपोजिशन में रजिस्टर नहीं कर सकते हो। देन त्रिवेदी इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, उसका जो टर्नओवर है वो कितना है? 60 lakhs, राइट। इज ही एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन? अगर उसने सर्विसेज सप्लाई करी है 7 lakhs की, ठीक है, तो उसका टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 60 lakhs, ठीक है। तो 60 lakhs का आप कितनी सर्विसेज दे सकते हो? 10%, ठीक है। इसका अगर आप 10% निकालो तो कितना आ जाएगा? 6 lakhs। तो 6 lakhs और 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो आपका क्या हो गया? 6 lakhs। आप 6 lakhs तक की सर्विसेज दे सकते हो, बट इन्हें सर्विसेज कितनी दी है? 7 lakhs। तो इसलिए कैन नॉट, यहाँ पे मैंने आंसर भी दे रखा है इसका पूरे कैलकुलेशन, कि वो अप्लाई नहीं कर सकता है, राइट। देन एक और क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर है टी शर्ट्स का, जिसका पिछले साल जो टर्नओवर था वो 100 lakhs था और उसको रेंटल इनकम मिली है 50,000 पर मंथ, क्या वो कॉम्पोजिशन के लिए कर सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? इसका 10% निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका? 10 lakhs, ठीक है। 10 lakhs तक की सर्विसेज वो दे सकता था, बट उसने सर्विसेज कितनी दी? अभी ध्यान रखना 50,000 पर मंथ है, हमको पूरे साल का निकालना है। तो पूरे साल का क्या हो जाएगा? 6 lakhs।
ठीक है, 6 lakhs इज लेस देन 10 lakhs, तो ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। यहाँ पे मैंने आंसर भी दे रखा है, आप देख सकते हो, राइट। देन अदर पॉइंट्स है जो कि हम थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे, जैसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, तो वो इनवॉइसिंग चैप्टर है, उसमें हम देख लेंगे। आईटीसी में भी हम देख लेंगे कि कब क्या वो नहीं कर सकते हैं। देन नो टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट, आप जो आपके कस्टमर है उससे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आपके बहुत सारे स्टेट्स में आपके ऑफिसेज हैं, तो अगर आपने एक स्टेट में भी कॉम्पोजिशन लिया तो आपको सारे स्टेट्स में लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते एक स्टेट में कॉम्पोजिशन ले लिया, दूसरे स्टेट में नॉर्मल टैक्स पेयर। अगर आपको ये स्कीम लेनी है तो आपको सारे जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे कॉम्पोजिशन लेना पड़ेगा। देन वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन, अगर आप कॉम्पोजिशन कब तक आपका वैलिड रहेगा, कॉम्पोजिशन में आपकी जो एलिजिबिलिटी वो कब तक रहेगी। अगर विड्रॉ किया है आपने, क्यों विड्रॉ किया है, क्योंकि आप कोई भी कंडीशन मीट नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर जो टर्नओवर है इस साल वो 1.5 करोड़ या 75 लाख से एक्सीड हो गया है, तो आपको विद इन 7 डेज इंटीमेट करना पड़ेगा ऑफिसर को कि मैं अब एलिजिबल नहीं हूं और मुझे अब नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन आप ट्रीट करो, राइट। तो कब से आपको फिर माना जाएगा कि विड्रॉल हो गया है, उस डेट से जो आपने उसमें इंटीमेट करी है कि इस दिन से मेरा टर्नओवर एक्सीड हो गया है और इस दिन से आई सीज टू बी अ कॉम्पोजिट डीलर। और बट ये जो डेट है वो पिछले साल की डेट नहीं हो सकती, आपको जिस साल आप इंटीमेट कर रहे हो उसी साल की वो डेट होनी चाहिए। देन अगर आप खुद सुओ मोटो, आपको भले आपका कोई जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई वो ब्रेक नहीं हुई है, बट आपको इच्छा ही नहीं है अब कॉम्पोजिशन में, आपको नॉर्मल टैक्स पेयर बनना है, तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और सेम प्रोविजन लगेगा, जब भी आप बोलेंगे कि हमको इस डेट से विड्रॉ करनी है कर लेंगे, एक्सेप्ट आप पिछले साल की डेट कोई नहीं दे सकते हो। देन कभी कभी ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो बोले कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो क्या करेगा, वो आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा। वो क्या बोलेगा कि आप मुझे बताओ कि आप मेरे हिसाब से ये चीजें हैं, इसी की वजह से आपको कॉम्पोजिशन में नहीं ले सकते, हम कॉम्पोजिशन स्कीम में बेनिफिट नहीं दे सकते, आप बताओ कि आपको क्यों मिलना चाहिए बेनिफिट। तो फिर जो टैक्स पेयर है वो बोलेगा कि मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा है इसलिए मुझे मिलना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड नहीं है ऑफिसर तो वो ऑर्डर इशू कर देगा, और ऑर्डर में क्या लिखेगा कि यू सीज टू बिकम अ कॉम्पोजिशन डीलर, अब आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन ट्रीट किए जाओगे। और उसमें वो डेट भी लिखेगा कि इस डेट से आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो। बट वो जो डेट है वो अब डेट कौन सी नहीं लिख सकता, वो डेट नहीं लिख सकता जो कॉन्ट्रावेंशन के पहले है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरस्टेट गुड्स बेच दिया, राइट। तो अब जैसे आपने इंटरस्टेट गुड बेचा, आप क्या हो गए, इनएलिजिबल हो गए कॉम्पोजिशन के लिए, और ये पता चल गया किसको, ऑफिसर को। तो ऑफिसर आपको उस डेट से एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन ट्रीट कर सकता है, उसकी कोई पहले डेट से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पहले तो आप एलिजिबल थे, राइट। अब इसमें ये एग्जांपल देख लेते हैं। अ पर्सन जिसका कॉम्पोजिशन स्कीम कर रहा था, उसमें था, उसका 1.5 करोड़ टर्नओवर कब एक्सीड हुआ, 10 जनवरी से। तो 10 जनवरी से क्या मानेंगे कि वो कॉम्पोजिशन डीलर नहीं है। देन एक टैक्स पेयर है जिसका 2 यूनिट्स है, एक यूपी में है और एक एमपी में है। यूपी में उसका टर्नओवर था 65 लैक्स और एमपी में उसका टर्नओवर था 20 लैक्स। तो उसको टैक्स कितना पे करना है, तो आपको ध्यान है ये रेस्टोरेंट नहीं दिया हुआ है, तो रेट कितना होगा, 0.5% प्लस 0.5% मतलब 1%। तो 65 लैक्स पे उसको, सॉरी ये पिछले साल का टर्नओवर है, द वाज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब इस साल क्या हो गया, इस साल उनका जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका टर्नओवर कितना है, 10 लैक्स और 20 लैक्स। तो 20 लैक्स यूपी का और 10 लैक्स एमपी का, इस पे आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप कितना टैक्स पे कर दोगे, 20 लैक्स का 1% 20,000 और 10 लाख का 1% जो आपका हो गया 10,000। तो इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपको आपकी पॉकेट से करना पड़ेगा, ये आप अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, राइट। अब लास्ट हमारा आज का टॉपिक है एक कंसेशनल रेट ऑफ स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, किन के लिए, तो उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो कि कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। कब कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, जब आपका जो टर्नओवर है सर्विस का टर्नओवर वो अगर 10% से ज्यादा है,
या फिर 10% ऑफ और 5 लाख विच एवर इज हायर, उससे ज्यादा है आपका सर्विस का टर्नओवर, तो आप उसका स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सलून है, ठीक है, अब सलून भी होता छोटा सर्विस प्रोवाइडर ही है, बट क्योंकि वो सर्विसेज दे रहा है, गुड्स इतने नहीं दे रहा है, तो उसमें कॉम्पोजिशन की बेनिफिट वो नहीं ले सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी कॉम्पोजिशन का बेनिफिट देना चाहते हैं, तो उन्होंने नई स्कीम लाई जो कि नोटिफिकेशन 2 ऑफ 2019 सेंट्रल टैक्स रेट ये है। अब ये नोटिफिकेशन नंबर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और बहुत फेमस नोटिफिकेशन है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज इन शॉर्ट कॉम्पोजिशन फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। इसमें क्या होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, दैट इज फाइन। आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप ये स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो, और आप कॉम्पोजिशन के लिए इनएलिजिबल होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल होंगे तो आप कॉम्पोजिशन में ही जाओगे, आप इसमें नहीं जाओगे, क्योंकि इसमें जो टैक्स रेट है वो क्या है 3% प्लस 3%, आपको 6% टैक्स रेट पे करना है। वहां पे कितना था, वहां पे आपका था 1%, राइट। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जो कि मैंने कंपेयर करी है कंपोजिशन से, क्योंकि इसमें जो कंफ्यूजन है ना वो यही होता है कि इस स्कीम की कंडीशंस क्या है और जो आपके कंपोजिशन है उसकी कंडीशंस क्या है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। यहाँ पर एक चीज ये है कि नॉट एंगेज्ड इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो कोई भी आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। कंपोजिशन में क्या था कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई आप गुड्स का नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप कोई भी सप्लाई नहीं कर सकते। आप इनफैक्ट सर्विसेज भी नॉन टैक्सेबल नहीं दे सकते। यहाँ पे अगर आपने सर्विसेज नॉन टैक्सेबल दी है तो भी आप कॉम्पोजिशन का बेनिफिट उठा सकते हो, बट यहाँ पर क्या है, सर्विसेज भी दी है तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। नॉट एंगेज्ड इन एनी इंटरस्टेट सप्लाई, वहां पे हमने क्या देखा था कि इंटरस्टेट सप्लाई सिर्फ गुड्स का अलाउड नहीं था, सर्विसेज आप इंटरस्टेट दे रहे हो तो इट इज फाइन। यहाँ पर आप कोई भी इस स्कीम में, सर्विस प्रोवाइडर वाली स्कीम में, कोई भी आप जो सप्लाई है वो इंटरस्टेट नहीं कर सकते, बीट सप्लाई ऑफ गुड्स, बीट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देन कुछ कॉमन टॉपिक्स है। कॉमन टॉपिक्स क्या है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन दोनों में ही रजिस्टर नहीं हो सकते। अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो भी आप रजिस्टर नहीं हो सकते दोनों स्कीम्स में। देन यहाँ पर दे रखा है यू आर नॉट सप्लाइंग आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि आप ये सप्लाई नहीं कर रहे हो, और वहां पर क्या था, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो कॉम्पोजिशन में मैन्युफैक्चर वर्ड यूज करा था, यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते उस चीज की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आइसक्रीम, पान मसाला या फिर इनका, तो आप उसका ले सकते हो बेनिफिट, राइट। देन आप टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे रेसिपिएंट से और आईटीसी क्लेम नहीं करोगे, तो ये तो दोनों केस में ही था। एरेटेड वाटर, यस एरेटेड वाटर भी इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे एरेटेड वाटर भी लिख लो, और इस केस में भी एरेटेड वाटर ऐड कर लो। ये अमेंडमेंट है और आई थिंक यहाँ मैं डालना भूल गया, मैं इसको चेंज कर लूंगा, तो एरेटेड वाटर भी ऐड होगा इसमें। देन शेल इशू बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई तो हम टैक्सेबल, जो हमारा टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो इन लोगों को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। देन अगर रजिस्टर्ड पर्सन जिसका सेम पैन है हर जगह, उसको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते एक स्टेट में कॉम्पोजिशन लिया दूसरे स्टेट में नहीं लिया, ये दोनों में कॉमन है। देन वेयर एनी पर्सन रजिस्टर्ड हु हैज, जिसने आईटीसी अगर आपने पहले ले रखा है, मतलब क्या, पहले आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन थे, आप आईटीसी लेते थे, गुड्स पे भी आपने आईटीसी ले रखा है, वो गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं, अब आप ये स्कीम में जा रहे हो तो आपको जो ऑलरेडी आपने आईटीसी ले लिया है, जो गुड्स आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़े हुए हैं जिनका आईटीसी आपके पास पड़ा हुआ है, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर वो आईटीसी आपने यूज कर लिया है तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा उस आईटीसी का, राइट। तो क्योंकि आप अब उनको यूज करने के लिए क्या करोगे, आप उसको यूज करके क्या करोगे, आगे आप उसको वैसे सप्लाई दोगे जो कि कॉम्पोजिशन में, और कॉम्पोजिशन में आप आईटीसी ले ही नहीं सकते हो। इसलिए जो आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक है उस पर जितना भी आईटीसी आपने ले रखा है वो आपको पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर यूज कर रखा है तो उसके लिए आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, राइट।
तो ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो हमने चार्ज पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं फटाफट से एक बार आरसीएम का रिवीजन करवा देता हूँ, आरसीएम वाली सर्विसेज का। जो हमने कल पढ़ी थी। अच्छा, तो पहले एक काम करते हैं, पहले मैं जो हमारे ये है एमसीक्यूज वो डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद ये कर लूंगा। तो जिसको अगर ये नहीं सुनना होगा रिवीजन, वो जा भी सकता है। तो हम लोग एक बार पहले एमसीक्यू कर लेते हैं। कल के एमसीक्यू थोड़े कम ही थे। आई थिंक मैंने सिर्फ 13 एमसीक्यूज ही दिए थे, क्योंकि कल हमने कम ही कवर किया था इसलिए। तो आज मैं थोड़ा आपको ज्यादा एमसीक्यूज दूंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो कितने लोगों का रिस्पॉन्स आए हैं? 21। तो धीरे धीरे रिस्पॉन्सेज कम होते जा रहे हैं, लोग सिंसियर लोग कम होते जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस कुड बी लेविड ऑन इम्पोर्ट? तो इम्पोर्ट पे हमेशा आईजीएसटी लगता है, तो डी इज द ऑप्शन। मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब इन सीजीएसटी? तो सीजीएसटी में 20% है और आईजीएसटी में 40% है, तो यहाँ इसका आंसर होना चाहिए 20%। व्हाट कैन बी सप्लाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दोनों हो सकता है, आपका सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकता है, तो बोथ। अगर एक्स ने सर्विसेज दी है जीटीए विच डज जिसमें क्या नहीं है, कंसाइनमेंट नोट नहीं है, ये नॉट नहीं है, नोट होना चाहिए कंसाइनमेंट नोट। तो जैसा कि आपको ध्यान हो, तो हमने क्या देखा था कि कंसाइनमेंट नोट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसाइनमेंट नोट नहीं इशू कर रहे हो, तो उस केस में आपको जीटे भी नहीं माना जाएगा, आरसीएम भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑयल एक्सप्लोरेशन में जो कॉस्ट पेट्रोलियम है, दैट इज आउटसाइड जीएसटी, वेदर जीएसटी लायबल लेविएबल, तो नो नो होना चाहिए इसका आंसर। जीटीए इज रजिस्टर्ड एंड डज नॉट अवेल आईटीसी? आईटीसी अवेल नहीं कर रहा है, मतलब जो 5 है उस पे कर रहा है। ही प्रोवाइड्स जीटीए सर्विसेज टू फैक्ट्री। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो आईटीसी नहीं ले रहा है, मतलब 5% है और 5% है, तो उस केस में क्या होगा आपका जो सर्विस रेसिपिएंट आपको देखना पड़ेगा। तो सर्विस रेसिपिएंट कौन है? फैक्ट्री है, और फैक्ट्री इज अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो इसमें आरसीएम एप्लीकेबल होगा और 5% पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड जीटीए गिव्स सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, दोनों अनरजिस्टर्ड है, तो इसमें तो टैक्स आएगा ही नहीं, राइट? तो इसलिए नन ऑफ देम आना चाहिए इसका आंसर। एमजी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एब्सोल्यूट प्राइवेट लिमिटेड को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी है, इसमें टैक्स पे कौन करेगा? रिवर्स चार्ज में एब्सोल्यूट प्राइवेट लिमिटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लैंड दिया है रेंट पे, इस केस में जो कि एबीसी कंपनी को, एबीसी कंपनी इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, तो इस केस में भी क्या होगा? आरसीएम होगा और एबीसी लिमिटेड को पे करना पड़ेगा। देन एबीसी लिमिटेड ने जेड को अपॉइंट किया एज होल टाइम डायरेक्टर। अब आपको वापस याद दिला दूं, होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है, तो इसलिए इट इज नॉट अ सप्लाई।
बट अगर नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है डेटा लिमिटेड का, तो उस केस में रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। किसको? कंपनी को पे करना पड़ेगा, डेटा लिमिटेड पे करेगी। रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल ऑन, तो ये सारी हमने अभी देखा कि सीजीएसटी एक्ट की भी, सीजीएसटी एक्ट में भी नोटिफिकेशन है रिवर्स चार्ज का, और आईजीएसटी एक्ट में भी नोटिफिकेशन है। तो इसीलिए जो आपका रिवर्स चार्ज है वो दोनों इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे एप्लीकेबल है। देन जीटीए ने सर्विस दी है 60,000 की टू मिस्टर बी who is registered person in Delhi and entire amount is being paid to GTA. What shall be the tax amount to be paid under reverse charge? तो रिवर्स चार्ज का GTA का जो रेट है वो क्या है? अगर रिवर्स चार्ज है तो 12% है, फॉरवर्ड चार्ज पे सॉरी रिवर्स चार्ज पे 5% है, फॉरवर्ड चार्ज पे 12% है। तो 5% कितना हो गया 60,000 का? वो हो गया आपका 3,000, और 3,000 आप सीजीएसटी एसजीएसटी, अब ये सेम स्टेट में ही है तो सीजीएसटी एसजीएसटी पे करोगे तो 2.5%, 2.5%। तो क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर आ जाएगा 1,500 ईच इन सीजीएसटी एंड दिल्ली जीएसटी, दिल्ली एसजीएसटी। रिस्पॉन्सेज हम देख लेते हैं, 21 आए हैं, और देखते हैं इस बार परफेक्ट स्कोर है कि नहीं है। सिमरन, तो सिमरन ने इस बार परफेक्ट स्कोर किया है। बाकी श्रेया एज ऑलवेज, सोनल भी ऊपर ही आती है, देन दिवेश वेरी गुड, मुकेश, धर्मेंद्र, तो ये सब स्कोर है। तो आज टॉप किया है सिमरन ने। आई डोंट नो सिमरन आज है कि नहीं, पता नहीं। एनीवेज, तो आज का हमारा जो ये वाला सेशन है, सेशन यही कंप्लीट होता है। एमसीक्यू वाला भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, तो अगर किसी को रिवाइज नहीं करना है तो दैट पर्सन कैन लीव, आई डोंट हैव एनी इशू। तो मैं अभी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आरसीएम के सारे। तो अगर आप चाहो तो आप वेट कर सकते हो। राइट, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखना है किसमें क्या होगा। तो हम एक बार मेमोरी टेक्निक देख लेते हैं सबसे पहले, कि कहां पर कौन सा सर्विस रेसिपिएंट है। तो अगर आप सबसे पहले जीटीए की बात करो, ठीक है, तो जीटीए में वर्चुअली सारे बड़े बड़े जो भी सर्विस रेसिपिएंट है सब कवर होते हैं। आपकी फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन अगर आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी, पार्टनरशिप भी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो भी। तो वर्चुअली अगर आप देखोगे तो सारे बड़े लोग कवर्ड हैं। सिर्फ इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, उनको अगर जीटीए सर्विसेज दे रहा है तो वो ही हटे हुए हैं, वो ही, उनको ही रिवर्स चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। देन अगर आप बिजनेस एंटिटी हो, अगर आप बिजनेस एंटिटी हो तो आपको किससे आपका काम पड़ेगा? एक तो कोर्ट से आपका काम पड़ेगा और गवर्नमेंट से आपका काम पड़ेगा। तो कोर्ट में अगर आप एडवोकेट को लेके जा रहे हो तो उसकी सर्विसेज पे टैक्स पे आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। अगर आपका कोई आर्बिट्रल आप जा रहे हो, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है? वो एक थर्ड पर्सन होते हैं जो कि आपके मैटर सुनते हैं, डिस्प्यूट सुनते हैं और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करवाते हैं। या फिर अगर आपने गवर्नमेंट से कोई भी सर्विसेज ली हो एक्सेप्ट 4 सर्विसेज, 4 सर्विसेज कौन कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन अगर आपने कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज ली है वो, देन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जो पोस्ट से रिलेटेड है वो सर्विसेज ली है वो, या फिर अगर आपने कुछ अपने वेसल या पोर्ट एयरप्लेन के लिए कुछ सर्विसेज ली है जो कि कस्टम्स पोर्ट या एयरपोर्ट में है वो। तो वो सब चीजें हटा के बाकी सारी सर्विसेज जो आपने गवर्नमेंट से ली है उस पर अगर आप बिजनेस एंटिटी हो तो आपको पे करना पड़ेगा। देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कंपनी के होते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर घूमते हैं कार से, तो उसमें रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे भी आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। और कार से घूमते घूमते वो मैचेस देखने भी जाएंगे तो उसमें स्पॉन्सरशिप करवाएंगे, उसके लिए भी आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। देन अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिएगी,
आपको एड्रेस दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस एड्रेस पे मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप रेंट पे लोगे, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। तो ये सब मेमोरी टेक्निक आपको कैसे याद रखना है। बाकी जो भी अदर्स हैं वो तो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं। ये हमने देख लिया जीटीए। तो जीटीए में अगर आप तो सिर्फ डायरेक्टली हम लोग ये देख लेते हैं, ये चार्ट। अगर जीटीए है, उसने 12% पे सोच लिया है कि मुझे टैक्स पे करना है, तो वही रजिस्टर करेगा, वही फॉरवर्ड चार्ज पे करना करेगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर 5% है तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि जो सामने वाला पर्सन है वो स्पेसिफिक पर्सन है कि नहीं। अगर वो स्पेसिफिक पर्सन है तो आरसीएम, अगर स्पेसिफिक पर्सन नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज, और अगर वो स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल है जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में भी इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं। क्योंकि अगर इसका टर्नओवर ज्यादा है, जीटीए का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो इसको टैक्स पे करना है, अदरवाइज उस पे टैक्स लगेगा भी नहीं। देन सेकंड आपका इंडिविजुअल एडवोकेट। वो सबसे, अगर आपने किसी से भी एडवोकेट से लिए, नॉट लॉयर, तो आपको, अगर आप बिजनेस एंटिटी हो तो आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना है। देन अगर आपने आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की ली है, आप बिजनेस एंटिटी हो, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने आपको सर्विसेज दी है आर्बिट्रेशन की, तो आपको उस पे जीएसटी पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये 4 चीजें एक्सक्लूडेड है, इसके अलावा कोई सर्विसेज ली है, आप बिजनेस एंटिटी हो, आपको टैक्स पे करना है। देन कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब आप कंपनी हो, तो आप डायरेक्टर की जो भी सर्विसेज है, सैलरी, उस पे आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। डायरेक्टर जो है आपके वो कार से भी घूमेंगे, ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, हमको उनके लिए कुछ एक मोटर व्हीकल इनोवा अरेंज करनी पड़ेगी, वो कार से घूमेंगे, तो उस केस में आपको जीएसटी पे रिवर्स चार्ज पे करना है। कब करना रहेगा? तब करोगे, अब जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट हो, जैसे ही वो बॉडी कॉर्पोरेट है वो खुद रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो पर्सन है वो खुद पे करेगा। अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो 2 ऑप्शन ले सकता है, या तो 5% विदाउट आईटीसी पे, विदाउट आईटीसी एक चीज का मिलेगा उसको, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का ही, सिर्फ उसपे वो सप्लाई करेगा, या फिर अगर उसने ऑप्ट किया है 12% का तो फुल आईटीसी ले सकता है, और वो खुद ही सारे कंप्लायंस करेगा, खुद ही पे करेगा, फिर भले वो किसी को भी सर्विसेज दे रहा हो। अगर उसने 5% ऑप्ट किया है तो फिर ये देखेंगे कि सर्विस ली किसने है। अगर वो सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट ने ली है तो ही रिवर्स चार्ज पे लगेगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज पे लगेगा, रिवर्स चार्ज पे नहीं लगेगा। अब आपका डायरेक्टर जो है वो गाड़ी से जा रहा है, तो गाड़ी से वो मैचेस देखने भी जाएगा, तो मैचेस से हो सकता है वो किसी की उसको आइडिया आए कि अब हमें स्पॉन्सरशिप भी देनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप में अगेन आपकी जो कंपनी है, या फिर अगर आपकी पार्टनरशिप भी है, तो भी आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना है। जो आपको स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है वो छोटे लोग होते हैं, वो टप्पू जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं लेती है। देन अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो अगर आपने कुछ सर्विसेज ली है गवर्नमेंट से, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे लेने की, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना है आपको तो इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिएगी, आपको दिखाना पड़ेगा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप रेंट पे लोगे, किससे लोगे? गवर्नमेंट से लोगे, तो इन तीनों गवर्नमेंट से लिया अगर आपने, तो उस पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे कौन करेगा? आपको, गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। देन आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी लिए तो आपको उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर वो जो सिक्योरिटी जो आपको दे रहा है, सिक्योरिटी मतलब मैं शेयर सिक्योरिटी, डिबेंचर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स और जो उनकी कार्स होती है उन सब की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है जो आपको सर्विस दे रहा है, वो नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन है या फिर पार्टनरशिप है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, तो उस केस में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? कोई भी अगर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसने सिर्फ टीडीएस काटने के लिए ही रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उसको पे नहीं करना है, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज आएगा। या फिर अगर कोई कंपोजिशन वाला पर्सन है जिसने कंपोजिशन के लिए कंपोजिशन में है, तो कंपोजिशन के लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उसको भी यहाँ पे एक्सक्लूड किया है, उस केस में भी फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट होगा। देन हमने देखा अदर्स में क्या था? अगर आपने टीडीआर या एफएसआई
कभी भी बिल्डर को दिया है, बिल्डर जिसको प्रमोटर बोलते हैं जीएसटी के केस में, तो वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर लैंड दी है फॉर लॉन्ग टर्म लीज, किसको दिए वापस, प्रमोटर को, तो वो पे करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन अगर आप एजेंट्स की बात करो तो रिकवरी एजेंट के केस में जो बैंकिंग कंपनी है वो पे करेगी। इंश्योरेंस एजेंट के केस में, जैसे एलआईसी के जो एजेंट्स होते हैं, एलआईसी के एजेंट्स खुद पे नहीं करते हैं, जो एलआईसी है वो रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करती है, जो भी उनको कमीशन देती है उस पे। देन अगर आप म्यूजिक कंपोजर आर्टिस्ट हो आप, तो उस केस में भी आप पे नहीं करोगे टैक्स, टैक्स पे कौन करेगा, म्यूजिक कंपनी या प्रमोटर। अगर आपने बुक लिखी है, आप ऑथर हो, तो ऑथर में आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद टैक्स पे कर सकते हो अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट नहीं किया है, उसी केस में पब्लिशर को पेमेंट करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। देन आरबीआई ने अपॉइंट करी है ओवरसीइंग कमिटी, ओवरसीइंग कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनको जो पेमेंट होता है उस पे टैक्स पे आरबीआई करता है, वो लोग मेंबर्स पे नहीं करते हैं। अगर फिर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में 3 टाइप के एजेंट्स हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो नॉर्मल लोग होते हैं, डीएसए, तो डीएसए ने अगर बैंक को कुछ सर्विसेज दी है तो बैंक उस पे करेगा रिवर्स चार्ज पे। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंक को कुछ सर्विसेज दी है तो अगेन बैंक पे करेगा। अगर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है, उसने किसको सर्विस दी है, बैंक को, तो इस लेग पे पेमेंट जो है, इस लेग पे पेमेंट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट करेगा, क्योंकि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बड़े लोग होते हैं, राइट। बट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट भी अपने एक एजेंट से सर्विसेज ले रहा है, तो उस केस में भी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ही पेमेंट करेगा रिवर्स चार्ज का, क्योंकि वो बड़ा है। तो हर केस में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के लिए उसको कोई पे करना है, भले वो बैंक को सर्विसेज दे रहा हो या फिर एजेंट सर्विसेज ले रहा हो। तो बैंक को सर्विसेज दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज पे करेगा, और अगर एजेंट सर्विसेज ले रहा है तो रिवर्स चार्ज पे करेगा बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, क्योंकि बड़ी कंपनीज होती है। देन लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज की बात करो तो उस केस में जो बोरोअर है उसे टैक्स पे करना है, ना कि जो लेंडर है। तो यहाँ पे हमारा आरसीएम भी खत्म होता है, हमारा जो चार्ज ऑफ जीएसटी है वो भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आज सैटरडे है, मेरा हाफ डे है, कल संडे है, मेरा फुल डे ऑफ है। तो हम लोग मंडे मिलेंगे, और आज मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, वो आप अटेंड करना, प्लीज 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 अटेंड करना, एमसीक्यूज मत छोड़ना, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा। और एमसीक्यूज में आपने थोड़ा देखा होगा कि एमसीक्यूज थोड़ा ट्रिकी होते हैं, तो मैं बनाता ही उस हिसाब से हूँ कि आप लोग उसमें फंसो और आपको अपनी गलती समझ में आएगी। बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम उस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो वो इसी के लिए मैं आप एमसीक्यू बनाता हूँ कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो मिस हो सकते हैं मैं वो डालता हूँ, ताकि आप वो मिस करो बट आप एग्जाम में आपको वो ध्यान रहे, इसीलिए। तो इसी के साथ ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड दिस सेशन, वी विल अगेन मीट ऑन मंडे। तो तब तक आप पढ़ना और मैं एमसीक्यू दूंगा, वो भी सॉल्व करना। एंड ऑल्सो आई विल जस्ट गिव यू अ फीडबैक फॉर्म, तो वो भी आपको फिल करना है। अबाउट दिस सेशन आपको बताना है ऑनेस्टली कि सेशन क्या था, कैसा था, आपको क्या, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हो। तो लेट्स मीट ऑन मंडे, एंड टिल देन घर पे रहना, सेफ रहना और पढ़ते रहना, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय एंड सी यू ऑन मंडे।